जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासीफाइंग एनालिटिकल टेक्निक्स। एनालिटिकल की टेक्निक्स बहुत सारी हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि उनको एक जगह क्लासीफाई करना इज़ टायरसम जॉब। ठीक है, उसको आप नहीं कर सकते। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको 2 से 3 कैटेगरीज बना लेते हैं, उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम टोटल एनालिसिस टेक्निक करेंगे। आपने वर्ड को यहाँ पे समझना है। लेट मी यूज़ एनी कलर ऑफ बॉल पॉइंट, ताकि मैं साथ साथ आपको समझाती जाऊँ। अच्छा बच्चे, टोटल एनालिसिस टेक्निक, यहाँ पे टर्म को समझें। इट इज़ एनालिसिस वर्ड। एनालिसिस अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी चीज़ को एनालाइज करना, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना, उसके अंदर कंपाउंड्स कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, क्या परसेंटेज है, ये सारी की सारी एनालिसिस आ जाती है। अच्छा, एनालिसिस के अंदर अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ का वेट बताना है, WT में फॉर वेट लिख रही हूँ, या आपने उसका वॉल्यूम बताना है, कितना वॉल्यूम है उसका, किसी भी चीज़ का HCl है उसका कितना वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल किसी केमिकल रिएक्शन में HCl बन रहा है और उस HCl का हमने चेक करना हो कितना वॉल्यूम है। या किसी चीज़ में पर्टिकुलरली आपके पास सोडियम क्लोराइड है, आपने उसका किसी रिएक्शन है उसमें सोडियम क्लोराइड बन रहा है, या किसी सिल्वर क्लोराइड है, इसके प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, आपने चेक करना है उसका वेट क्या है। तो ये सारी की सारी आ जाती हैं एनालिसिस टेक्निक में। ठीक है, किसी चीज़ का यहाँ पे डिफरेंस देखें। अगर आपने वेट बताना हो, इसके लिए जो एनालिटिकल टेक्निक यूज़ की जाती है, इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविमेट्री। ये पूरी की पूरी एनालिटिकल टेक्निक है, बहुत डिटेल से यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। जब हम इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको पढ़ाऊँगी। ये पूरे का पूरा एक टॉपिक है, एक कोर्स है पूरे का पूरा, ग्रेविमेट्री। इसको ग्रेविमेट्री टाइट्रेशंस भी कहा जाता है। ठीक है, वॉल्यूम आपने किसी चीज़ का बताना हो बच्चे, इट कम्स अंडर टाइट्रीमेट्री। आपसे अक्सर ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है। अगर आपने वॉल्यूम बताना है, इट कम्स अंडर टाइट्रीमेट्री। आपने किसी चीज़ का वेट बताना है, इट कम्स अंडर ग्रेविमेट्री। अच्छा, टाइट्रीमेट्री के लिए एक और चीज़ भी, टाइट्रीमेट्री के लिए बच्चे मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ वर्ड। टाइट्रीमेट्री में आप वॉल्यूम भी बता सकते हैं, आप वेट भी बता सकते हैं, लेकिन ग्रेविमेट्री में आप सिर्फ और सिर्फ वेट बताएंगे। ठीक है, अब वेट किसी भी सैंपल है उसका आप वेट आपने देखना होगा कि कितना उसका वेट है। अगेन मैं आपको एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड की दूंगी कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसके प्रोडक्ट में सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, और उस सिल्वर क्लोराइड के हमेशा प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। आप उनको मेजर करना चाहते हैं, आप उनका वेट बताना चाहते हैं कितने प्रेसिपिटेट्स बने हैं, तो बच्चे आप उसके लिए सिर्फ ग्रेविमेट्री कर सकते हैं। ठीक है, टाइट्रीमेट्री और ग्रेविमेट्री सिर्फ यूज़ होता है मैथ्स के लिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, टाइट्रीमेट्री यूज़ होता है वॉल्यूम प्लस मैथ्स दोनों के लिए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे बच्चे अगर देखा जाए टोटल एनालिसिस टेक्निक में, तो ये इसके अंदर जो टाइट्रेशंस की टाइप्स आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, ये टाइट्रेशन की एक टाइप है। इसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और फिर हम उनको मेजर करते हैं कितने प्रेसिपिटेट्स बने हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन है, इसमें एक एसिड यूज़ होता है, एक बेस यूज़ होता है। कम्प्लेक्सेशन है, इसमें हम कम्प्लेक्सेस बनते हैं और हम कम्प्लेक्सेशन कराते हैं, और हम वहाँ से देखते हैं कि कितने क्या उसका कौन सा कंपाउंड बना है और किस तरह बना है और क्या उसका मास है, क्या उसका वॉल्यूम है। एंड अगेन रिडॉक्स केमिस्ट्री, इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, दोनों रिएक्शन जो हैं वो दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसके थ्रू हम किसी भी केमिकल जो भी हमारे पास कंपाउंड होता है उसकी केमिस्ट्री को चेक करते हैं। दीज ऑल द टाइप्स जो मैंने बताई हैं, प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन, एसिड बेस, कम्प्लेक्सेशन और रिडॉक्स केमिस्ट्री। कंसंट्रेशन टेक्निक्स दूसरी तरह की टेक्निक्स हैं। इस टेक्निक में बच्चे क्या होता है, इसमें भी हम कंसंट्रेशन ही बताते हैं कंसंट्रेशन टेक्निक्स में। ठीक है, लेकिन इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल या ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट होता है। ये देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल वर्ड यूज़ हुआ है। इलेक्ट्रिक या ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट होगा बच्चे, और इस सिग्नल से हम जो है ना, हमारा जो एनालाइट है, मैंने कहा था एनालाइट हो, ANALYTE, एनालाइट हो, या सैम्पल हो, या आपके पास आपका जो है वो मैटर है, ये सारी सेम चीज़ें हैं। तो हम नॉर्मली एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालाइट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप अपने जब भी ये कंसंट्रेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है बच्चे, ये आपको बताते हैं एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट। ठीक है, अक्सर केसेस में आपको इस तरह की पीक्स मिलती हैं। इन पीक्स का ये जो एरिया है, ये पीक्स कैसे मिलती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होकर आपको ये पीक्स इस तरह दे देता है। फिर हम इन पीक्स का ये जो अंदर वाला एरिया इसको कवर करते हैं, और ये एरिया जो है हमें बताता है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट, या एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ योर सैंपल, या एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ योर मैटर। ठीक है, हम वर्ड यहाँ पे बार बार सैंपल का यूज़ करेंगे या एनालाइट का यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट ये बता देता है एरिया। इस तरह आपको सिग्नल्स जो है वो कोई पीक्स की फॉर्म में आपको शो हो सकते हैं, कोई ग्राफ बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। यहाँ पे दो उन्होंने टाइप्स लिखे हुए हैं कंसंट्रेशन टेक्निक्स में, ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बेटा, और मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेंशन किया। ये अगेन ये बहुत लेंथी आपका कोर्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का,
और ये बहुत मज़े का सिलेबस है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। और ये वो टेक्निक्स हैं बच्चे जिसके थ्रू आप बता देते हैं यहाँ तक कि आपके पास कोई भी अननोन कंपाउंड है और वो अननोन कंपाउंड फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजोइक एसिड का है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक जिसमें आप जो है एग्जैक्ट उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको नहीं पता कि बेंजोइक एसिड है, आपके पास एक अननोन सैंपल आता है लेकिन उस सैंपल की स्टडी करते हैं थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी और वहाँ से आप बताते हैं कि एक्चुअली ये आपके पास बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैक्सिमम मैं कवर कर दूँ, जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज, ये सारी क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं जो कि अंडर आती हैं कंसिडरेशन एनालिसिस के। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, HPLC इसको लिखा जाता है, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है, अगेन इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखें तो पेपर हो सकता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी उसी की टाइप है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, सेंट्रीफ्यूज है, इंजाइम लिंक्ड इम्यून जॉर्बेंट ऐसे है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, कंसिडरेशन एनालिसिस के अंदर ये आते हैं। इसके थ्रू आप एक इलेक्ट्रिकल एक्चुअली आपको सिग्नल आप जनरेट होता है। एक्सेप्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट या उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता है। एनालिटिकल मेथड्स की अगर बात करें, दो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड। जो केमिकल मेथड है इट ऑल अबाउट द केमिकल नेचर एंड फिजिकल मेथड्स इज़ ऑल अबाउट फिजिकल नेचर या आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन है। फिजिकल का क्या मतलब होता है, वो चीज़ जिसको जो फिजिकली प्रेजेंट है, जैसा इंस्ट्रूमेंट जिसके जो कोई भी एनालिसिस करते हुए जो चीज़ आपको फिजिकली आपके सामने है जिसको आप देख सकते हैं विजिबल आई से, तो उसमें आपकी सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाती है, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स भी कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स की अगर बात करें, इसको तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑप्टिकल मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड एंड मिसलेनियस मेथड। ठीक है, इनकी हम डिटेल से इसको हम सिर्फ इसके टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ पे जो केमिकल मेथड है बच्चे, ये दीज आर क्लासिकल मेथड्स। अगेन यहाँ पे जो हमने पहली भी टाइप्स पढ़ी हैं वो टाइप्स इसके अंदर आ जाएंगी। मैं इसको दोबारा आपको बता देती हूँ। ग्रेविमेट्री मेथड, मैंने आपको कहा था कि ये पर्टिकुलर मेथड जो है वो मास ऑफ एनालाइट जो है उसके साथ डील करता है। ठीक है, मास बता देता है। टाइट्रोमेट्री मेथड ये आपको वॉल्यूम भी बताता है, आपको मास भी आपके एनालाइट का बताता है। अगेन वॉल्यूमेट्रिक मेथड जो है उसको कभी कभी टाइट्रोमेट्रिक मेथड्स भी कहा जाता है। दीज टू थिंग्स आर सेम। ठीक है, टाइट्रेशंस में, अच्छा ये इसके अब टाइप्स हैं आगे। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन है, कम्प्लेक्सोमेट्रिक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। ये सारी की सारी केमिकल मेथड्स में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट केमिकल कंपाउंड, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं। उनको यूज़ करते हुए आप जो है अपनी टाइट्रेशंस करते हैं या कोई भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ जाएं, दीज आर इंस्ट्रूमेंटल। इसको मैंने कहा आप फिजिकल भी कह सकते हैं। इसके अंदर बच्चे आपके अगेन वही बात कि आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल इमिशन होती है या एब्जॉर्प्शन होती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल आपको कोई ना कोई पीक्स देता है, कोई ग्राफ देता है, कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है जिसके थ्रू आप अपने एनालाइट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी टेक्निक आ जाती है, इसमें कंडक्टिविटी आती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, लाइट एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन आती है, मास टू चार्ज रेशियो, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी टेक्निक्स, ये एक्चुअली टेक्निक्स हैं। ये जो जितने यहाँ पे मैं टाइप्स बोल रही हूँ ये एक पूरे का पूरा टॉपिक है, एक पूरी की पूरी टेक्निक है। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक जो है जो मैंने इंस्ट्रूमेंटल में बोली हैं ये सारी की सारी इंस्ट्रूमेंटल में आ जाएंगी। ऑप्टिकल मेथड्स इज़ ऑल अबाउट लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको। इट इज़ ऑप्टिकल वर्ड जो है इट इज़ ऑल अबाउट लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, अच्छा लाइट कौन सी, यही लाइट जो विजिबल लाइट आपको रोज़ नज़र आ रही होती है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं, एक सेकंड में इसको रिमूव करके आपको दोबारा लिखती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बच्चे बहुत सारी रेडिएशन आ जाती हैं, जो यूवी विजिबल है, IR है, एक्सरे है, ये सारी की सारी। अगेन NMR है, इसके अंदर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। रेडियो वेव्स हैं इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर बहुत सारी आती हैं, यूवी विजिबल, IR, ठीक है, रेडियो, माइक्रो, ये बहुत, ये 3-4 में नाम लिखे, इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। हम हर रेडिएशन को 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। उस रेडिएशन को, फॉर एग्जांपल ये रेडिएशन है, यहाँ आपके पास आपका सैंपल है, ये एनालाइट है, ये रेडिएशन इसके साथ स्ट्राइक डाउन होती हैं। उसके बाद
ये रेडिएशन बताती हैं, या तो ये इमिशन हो सकती है, एब्जॉर्प्शन हो सकती है, कोलिजन सिंपल हो सकती है, स्ट्राइकिंग विद योर एनालाइट मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये होने के बाद आपके एनालाइट मॉलिक्यूल्स के यहाँ से ये जो है वो इमिट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी, और ये आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगी कि क्या आपका एनालाइट मॉलिक्यूल क्या है, उसकी क्या नेचर है, एक्चुअली इसके अंदर क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जितनी यहाँ पे मैंने ऑप्टिकल मेथड्स में लिखे हैं, ये सारी वन बाय वन करके अगेन ये दीज आर ऑल रिलेटेड टू रेडिएशंस और लाइट, और हम उनके साथ इसको लेके पढ़ रहे होते हैं। इसमें ऑप्टिकल मेथड में सबसे एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ जाएगा। ये जो EMR वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए यूज़ किया गया है। इसमें UV विजिबल आ जाएगा, इसमें IR NMR आ जाएगा, इसमें एक्सरे आ जाएगा, इसमें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ जाएंगी, फ्लोरिसेंस है, फॉस्फोरिसेंस है, फ्लेम फोटोमेट्री है, निफोलोमेट्री है, स्केटरिंग है, रिफ्रैक्शन है, टर्बिडोमेट्री है, रामन है, रिफ्रैक्टोमेट्री है एंड पोलैरिमेट्री है। ठीक है, ये सारी की सारी इट कम्स अंडर दिस। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स अगेन इट जनरेट एन इलेक्ट्रिक सिग्नल और केमिकल सिग्नल, और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है या केमिकल सिग्नल है ये आपको आपके एनालाइट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें pH मीट्री आ जाती है या पोटेंशियोमीट्री भी इसको कहा जाता है, इसमें कंडक्टोमीट्री आ जाती है, वोल्टामीट्री आ जाती है, पोलैरोग्राफी आ जाती है, एम्पीरोमीट्री आ जाती है एंड कोलम्बोमीट्री आ जाती है। ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द हाईली इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो कि आपको आपके एनालाइट के बारे में ऑलमोस्ट बहुत एफिशिएंट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। मिसलेनियस मेथड्स में बहुत सारी मेथड्स हैं, इसमें कुछ मैंने बताई हुई हैं, जिसमें थर्मो एनालिसिस है, थर्म वर्ड हीट से निकला है। आप अपने सैंपल को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट सैंपल के मॉलिक्यूल्स में जाती है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा इसका बता देती हूँ ये किस तरह की होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हीट है, ये आपके जो है वो सैंपल यहाँ पड़ा हुआ है, ये हीट हम इसको देंगे, टेम्परेचर कभी ज़्यादा करेंगे कभी कम करेंगे, और हम देखेंगे टेम्परेचर देने से हमारे जो सैंपल मॉलिक्यूल्स हैं या एनालाइट मॉलिक्यूल्स हैं उसमें किस तरह का क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये हीट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे मिसलेनियस मेथड्स में लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले थर्मोमेट्रिक एनालिसिस है, दूसरी DSC है, इसको डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री भी कहा जाता है। अगेन उसके बाद TGA है, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इसमें अक्सर आपको इस तरह लिखा हुआ ये मिलेगा, लेट मी राइट दिस, TGA थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। DTA है, इसको बच्चे कहा जाता है, मैं यहाँ पे आपको नाम लिख देती हूँ यहाँ पे इसका, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, DTA, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। ठीक है, आई होप सो ये आपने लिख लिया होगा। ये सारी इस मेथड में आ जाती हैं, इसमें और बहुत सारी आ जाती हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड, ज़्यादा कम करने से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड। आपको पता है टेम्परेचर और हीट में भी डिफरेंस होता है। ये जब हम टेक्निक्स इंशाल्लाह इसका थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन लेंगे तो तब मैं इसको डिटेल में आपको कराऊंगी। इसके बाद बच्चे एनालिटिकल केमिस्ट्री की जनरल हम बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर, इज़ इन एवरी फील्ड ऑफ साइंस, इज़ इन एवरी डिसिप्लिन जो आप पढ़े होते हैं, चाहे वो पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है, कुछ भी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बगैर यू कैन नॉट परफॉर्म अ सिंगल प्रोसीजर, अ सिंगल मेथड और सिंगल प्रैक्टिकल। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, ये तो हो गया पर्टिकुलरली केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, जो कि आप जितने भी सारे डिसिप्लिन्स पढ़ रहे हैं आप उसमें साथ साथ ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर। अगर हम दूसरी ब्रांचेस की बात करें, हम मेडिसिन की बात करें, हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस की बात करें, हम फूड क्वालिटी की बात करें, हम मेडिसिनल अगेन उसकी बात करें, क्लिनिकल एनालिसिस की बात करें, बायोकेमिस्ट्री की बात करें, हम किसी भी ब्रांच में चले जाएं, बच्चे आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो इनके बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इनके एनालिसिस के मेथड्स हैं, यही यूज़ होते हैं। आपने फूड क्वालिटी चेक करनी है, आपने इंडस्ट्री कोई फूड जो है उसके अंदर कितनी अडल्ट्रेशन है, अडल्ट्रेशन होता है मिलावट, उसके अंदर कितनी कंटेमिनेशन है, कि खाना अच्छा है, बदजायका है, किस तरह का खाना है, एक्सपायर हो गया है तो क्यों, कितनी डेट तक चल सकता है, एक्सपायरी डेट क्या हो सकती है, एक्सपायरी डेट किसी भी चीज़ की कैसे पता की जाती है कि कितनी देर तक वो चीज़ ठीक रहेगी, हमने एक्सपायरी डेट इंक्रीज़ करनी हो कि ज़्यादा दिन तक चीज़ चल सके, तो ये सारी की सारी एनालिटिकल मेथड्स में आती हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस की बात करें बच्चे, इंडस्ट्रीज़ हैं, पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, इंडस्ट्री से निकल के आपके एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहे हैं, किस लेवल तक हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेंट्स को बर्दाश्त कर सकता है, इट कम्स अंडर इन्वायरमेंटल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल की बात करें, आपने कोई मेडिसिन बनाई है या आपके पास कोई मेडिसिन है, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखना, उससे ये पता चलाना कि ये किसी और तरह के एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं दे रही। अगर कोई आप में से कोई बच्चा एक नॉर्मल पैनाडोल खा रहा है और वो पैनाडोल उसको सूट कर रही है, तो
एक और बच्चा भी खा रहा है लेकिन उसको वो सूट नहीं की, उसको एलर्जी हो गई है, पैरासीटामोल खाई है उसने, एलर्जी हो गई है, तो वो एलर्जिक रिएक्शंस क्यों डिफरेंट लोगों में दे रही है, ठीक है, ये पता करना। फिर एक टैबलेट उसका साइज़ कितना होना चाहिए, ये पता करना एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। एक टैबलेट उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, कौन से दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो वो आपस में कोई और केमिकल रिएक्शन ही क्रिएट करेंगे जिससे जो आपकी सेहत के लिए या आपकी हेल्थ के लिए इफेक्टिव ना हो। तो ये इट ऑल्सो कम्स अंडर एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन शॉर्ट इट्स एप्लीकेशन या इसके डिफरेंट हर आप इसकी बात करें डिफरेंट एरियाज़ की, तो इसकी एप्लीकेशन हर आपको एरिया में नज़र आती है क्योंकि बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन हमेशा एनालिटिकल केमिस्ट्री से आती है, ठीक है। अच्छा जी, जनरल स्टेप्स इन एनालिटिकल प्रोसेस इज़ आर फर्दर टॉपिक। इसके अंदर बच्चे हम पढ़ेंगे कि जब भी हमने कोई भी प्रोसीजर, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि किसी चीज़ अगर फूड है उसकी एक्सपायरी डेट ज़्यादा है या कम है, ये देखना है हमने टैबलेट्स के साइज़ का पता करना है, फिर हमने टैबलेट्स बनती कैसे हैं ये देखना है, फिर हमने कौन सी टैबलेट किस पर्सन के लिए ठीक रहेगी और कौन सी किसके लिए ठीक नहीं रहेगी ये पता चलाना है। तो ये सारी की सारी जब चीज़ें पता चलाते हैं ये सारे के सारे मेथड्स फॉलो करते हैं, तो ये बिल्कुल एक लेमैन तरीके से फॉलो नहीं करते, इसकी कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री से आते हैं और हर स्टेप तकरीबन सेम होता है। उसका मेथड डिफरेंट हो सकता है, उसकी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उसके स्टेप्स सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम उसके जनरल स्टेप्स इन एनालिटिकल प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन। देखें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम है, ठीक है। माहौल में आपको एग्जांपल दूंगी, 2 से 3 तरह की एग्जांपल्स आपको देती हूँ मैं। सबसे पहले आप बाहर जाते हैं, आप फास्ट फूड लेते हैं, आप रेडीमेड फूड लेते हैं, जाके आप फूड को बगैर उसकी एक्सपायरी डेट चेक किए हुए खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन और आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, लेकिन आपको नहीं पता कि एलर्जिक रिएक्शन क्यों हुआ है, या आपका पेट ख़राब है, या आपके सर में एकदम से तब दर्द शुरू हो गया, या आपको नौजिया हो रहा है, वॉमिट हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, आपको रीज़न नहीं पता। तो सबसे पहले तो ये पता कराना कि हमने फ़लाँ दिन या हमने सुबह या हमने कल रात खाना खाया था और वो खाना हमने ख़राब खाया था। दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेप विच कम्स अंडर एनालिटिकल प्रोसेस, कि सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है ना कि ये हुआ तो ये इसलिए हुआ है, ठीक है। चलें एक और एग्जांपल देती हूँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आपके कहीं सराउंडिंग में इर्द गिर्द कहीं कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से स्मोक बाहर निकल रही है, इमिट हो रही है, आपके एटमॉस्फेयर को गंदा कर रही है। अब रोज़ आपको फील ऐसे होता है कि आप ब्रीथ करते हैं और आपको ऐसे फील होता है जब आप इनहेल करते हैं तो आपके गले में कोई खराश है, या आपको ऐसे लगता है कोई कुछ पार्टिकल्स हैं जो अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो आप देख भी नहीं रहे, और आप जब भी इनहेल करते हैं आपका गला ख़राब रह रहा है, आपको फ्लू हो रहा है, आपको नोजिया गेन हो रहा है, वॉमिट हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये रीज़न फाइंड आउट करना कि ये हमें हो इसलिए रहा है कि हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब है, ठीक है, वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो नॉर्मल पोल्यूशन जितनी होनी चाहिए उस लेवल से बहुत इंक्रीज़ कर गई, इसलिए आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेप, सबसे पहले इस चीज़ को फाइंड आउट करना। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे मैंने इसकी सबसे पहले जो रेड लाइंस में मैंने लिखा हुआ है, ये इनका एक्चुअली मैंने काइंड ऑफ डेफिनेशन या उनकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, विच इज़ ट्रांसलेट जनरल क्वेश्चंस इनटू स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड थ्रू केमिकल मेजरमेंट्स। जनरल क्वेश्चंस की तबीयत ख़राब हो गई, जनरल क्वेश्चंस की वॉमिट हो रही है, सांस नहीं सही लिया जा रहा, दिस इज जनरल क्वेश्चन। स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ जाना कि तबीयत इसलिए ख़राब है, सांस इसलिए नहीं आ रहा कि इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, ठीक है, इट कम्स अंडर स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो आपने जनरल क्वेश्चन से स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ जाना, और वो कैसे जाएंगे, जब आपको एक्चुअली ये पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो सो द हेडिंग इज़ फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, ठीक है। इसकी यहाँ पे एग्जांपल मैं नीचे लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चे ये एक पूरे का पूरा प्रैक्टिकल है जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, इसको मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे होंगे, कुछ में से बोलने में बताऊँगी, आपने उसको ध्यान से सुनना है। फॉर एग्जांपल हमने ये पता करना है आपके वी आर लिविंग इन साहिवाल, और हमने ये पता करना है कि साहिवाल से 10 किलोमीटर दूर, या हम लगा लें 20 किलोमीटर दूर जो है वो एक फैक्ट्री है, और वो जो फैक्ट्री है, ये सिर्फ हम सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है, एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के 20 किलोमीटर के बाद हमारी यूनिवर्सिटी है। तो क्या हमारी यूनिवर्सिटी उस पर्टिकुलर एरिया में है कि जहाँ पे फैक्ट्री से अगर स्मोक निकल भी रही है, पोल्यूशन निकल भी रही है, तो हमारी यूनिवर्सिटी के जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब ना हो, हमारी यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर ख़राब ना हो, हम यहाँ पे अगर इनहेल कर रहे हैं तो ये चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। हमने ये देखना है कि वहाँ से अगर पार्टिकल्स, मैंने यहाँ लिखा हुआ है डिवेल्प अ मेथड फॉर मॉनिटरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड एरिसोल पार्टिकुलेट्स। एरिसोल्स क्या होते हैं? एरिसोल्स होते हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। स्मोक है, स्मोक के साथ कुछ ना कुछ बच्चे
पार्टिकल्स भी जो हैं वो इंडस्ट्री से आपके फ्लो आउट हो जाते हैं, जो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो अक्सर आपको नज़र आ रहे होते हैं और अक्सर का साइज़ इतना कम होता है कि आपको वो नज़र नहीं आते, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में हर जगह होते हैं। अब वो उड़ के एक जगह से जहाँ पे फैक्ट्री है हमारी यूनिवर्सिटी तक क्या आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो सबसे पहले ये पता करना, उसके लिए एक मेथड डेवलप करना, ये वो चीज़ें जो हम इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में चाह रहे हैं, ठीक है। जब हम वो मेथड डेवलप कर लेंगे तो हम हर तरह के कंपाउंड्स, हर तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हर तरह के पॉल्यूटेंट्स या एरोसोल्स इज़ अ पॉल्यूटेंट, ठीक है, या पार्टिकुलेट्स, उनको हम डिटरमिन कर सकते हैं। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसके बाद बच्चे तो सेकेंड स्टेप आता है, इट इज़ सिलेक्टिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। It is actually to search the chemical literature to find appropriate procedures or if necessary devise new procedure to make the required measurements. What does it mean? It means कि आपने सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन आपको पता चल गया, आपको ये पता चल गया, आप यूनिवर्सिटी में आते हैं रोज़ और आप जब भी अपने घर से यूनिवर्सिटी में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आके आपको ऐसे लगता है आपका गला भी ख़राब है, आपको वॉमिट भी आ रही है, आपको चक्कर भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे इनहेल सही से नहीं, आप फ्रेश एयर इनहेल नहीं कर रहे, उसके अंदर किसी न किसी तरह के पार्टिकुलेट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको ये क्वेश्चन पता चल गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप प्रोसीजर पता करना है, आप लिटरेचर स्टडी करेंगे। लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर वो चीज़ें हैं जो आपसे पहले आने वाले साइंटिस्ट, आपसे पहले सीनियर्स, आपसे पहले टीचर्स, आपसे पहले के लोग जो डेवलप कर चुके हैं मेथड, जिनके थ्रू हम पॉल्यूटेंट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। दीज आर द इट ऑल कम्स अंडर लिटरेचर। उस पर बुक्स लिखी जाती हैं, वो लिटरेचर में आता है। उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, पब्लिकेशंस की जाती हैं, रिव्यू पेपर्स लिखे जाते हैं, नोट्स बनाए जाते हैं। आपकी लाइब्रेरी में सारी की सारी बुक्स हैं, ये सारी लिटरेचर में आती हैं। इन शॉर्ट हर वो चीज़ जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि अभी तक क्या क्या हो चुका है, प्लस क्या क्या हो सकता है। आपके पोल्यूशन है, अगर उसका के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है तो और कौन सा हो सकता है। कुछ लोग फ्यूचर के लिए भी उस तरह आपके डेवलप ऑलरेडी कर चुके होते हैं या आपको एक किस्म का आइडिया दे देते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर लिटरेचर, जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के बाद आपकी बुक्स में लिखी जाती हैं या आपके पास आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं बच्चे, आप एनालिटिकल प्रोसीजर को सिलेक्ट करने के लिए आप पहले, हर चीज़ का एक मेथड नहीं होता। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग भी कुछ ना कुछ वेरिएशन करके उसको डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक बहुत सारे मेथड्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन आप भी करना चाह रहे हैं। आप अपने आप को एक एनालिस्ट के तौर पे, एनालिस्ट वो होते हैं जो खुद एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। आप इमेजिन इस तरह करें, यू आर एन एनालिस्ट और आपने ये सारा प्रैक्टिकल खुद करना है। तो आप लाइब्रेरी गए, आपने सारी बुक्स निकाल के आपने जितने सैकड़ों मेथड्स लिखे हुए थे उनको 1 बाय 1 करके उसको पढ़ने की कोशिश की, उसमें से देखा कि कौन सा सबसे अच्छा है। उनमें से कोई आपने 3 से 4 फाइनल कर लिए, ठीक है। अब उन मेथड्स में भी आपको ये लगता है कि सारी, चूंकि उन मेथड्स के लिए ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो आपके पास है नहीं, ये चीज़ें चाहिए वो है नहीं, तो आप अपना एक नया मेथड आप डेवलप करते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को इससे रिप्लेस कर दूं तो मेरे लिए भी कॉस्टली इफेक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी और मैं मेथड भी अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, दीज ऑल कम्स अंडर सिलेक्टिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स कि ऑलरेडी जो मेथड्स हैं उनको भी स्टडी करना, प्लस अपना आप अगर कोई नया प्रोसीजर डिवाइस करना चाहते हैं आप वो भी बना लें, या अगर आप कोई पुराना प्रोसीजर है उसी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे, अगर मैंने पहली एग्जांपल जो दी है आपको, डेवलप करना, हमने एक मेथड डेवलप करना था जिससे हम सिर्फ ये मॉनिटर कर सकें कि कहाँ से कहाँ तक कितना ट्रांसफ़र हो रहा है और हो भी रहा है पॉल्यूटेंट्स का कि नहीं हो रहा, ठीक है। उसी की एग्जांपल को मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ तो आपने बुक्स पे उस पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स के मेथड्स देखे, वहाँ से एक प्रोसीजर आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने उनकी लिमिटेशंस देखी। अब आपने कोई ट्रेसर बनाना है। अब मेरी बात सुने, ट्रेसर क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एक मॉलिक्यूल है जिसको कहा जाता है ND, ठीक है। इसको लिखा जाता है, इट इज़ एन एलिमेंट, एक्चुअली एलिमेंट इन योर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर बच्चे होता है 60, इसको आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज नियोडीमियम, NEODYMIUM, ये इसका नाम है नियोडीमियम, ठीक है। ND से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर इसका 60 है। अच्छा, ये एक पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट का ये मतलब है कि अक्सर इंडस्ट्रीज़ में जब स्मोक आपकी इंडस्ट्रीज़ से आउट होती है या एटमॉस्फेयर में जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिमेंट्स, जो बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें एक ND भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है। हम क्या करेंगे, हम एक ND का मॉलिक्यूल अपना लेंगे, ठीक है, जो हमने एलिमेंटल एनालिसिस एक प्योर मॉलिक्यूल लेंगे बच्चे, उसको उसके जो एटॉमिक मास है उसके एटॉमिक मास को हम रिप्लेस कर देंगे। हम उसको हम एक ऐसा लेंगे जो आइसोटोप होगा, ठीक है। उसको हम जो है
हम इसमें करते क्या है, हम इसको जो है उसको एक डिफरेंट आइसोटोप लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एनडी के बाकी जो हैं 147 वाले पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, 147 एटॉमिक मास वाले, हम 146 लेंगे। जब हम 146 लेंगे हम देखेंगे एनडी 146 कहाँ तक जाता है, हम उसको ट्रेस कर लेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। हम उसको ट्रेस करने का मतलब है हम देखेंगे कि कितने किलोमीटर तक एनडी का मॉलिक्यूल ट्रैवल कर सकता है, और उसके बाद वो नहीं जाता बल्कि उसकी उतनी ही एटमॉस्फेयर में रहता है, उतने ही किलोमीटर में रहता है इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है। तो हम जब उसको ट्रेस कर लेंगे वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि एनडी के बाकी सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मैक्सिमम रीच जो है वो यहाँ तक है, वो आइदर यूनिवर्सिटी के एरिया तक जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते, ठीक है, ये हम पता कर लेंगे। तो ट्रेसर यहाँ पे ये काम कर रहा है कि हम उसको एक आइसोटोप लेबल, इसको कहते हैं आइसोटोप्स लेबलिंग, एक को हम लेबल कर लेंगे। वो लेबल करने के बाद वो हमें पता है कि वो हमारा इंटरेस्ट का कंपाउंड है, उसको हम जो है ट्रेस करेंगे। जब उसको ट्रेस करेंगे तो एटमॉस्फेयर में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से निकलने वाले जितने भी एनडी के मॉलिक्यूल्स एनडी के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे हमें ये पता चल जाएंगे कि ये मॉलिक्यूल, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनकी मैक्सिमम रीच ये है, ये मैक्सिमम इतने किलोमीटर्स तक जा सकते हैं। जी, नेक्स्ट स्टेप इज़ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है बच्चे, आपने सिलेक्ट करना है रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल टू एनालाइज, कि आपने कौन सा मटेरियल जो है आप उसको एनालिसिस करना चाहते हैं। तो सब मैंने जैसे आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दी थी एनडी की, यहाँ पे भी यही एग्जांपल दी हुई है नियोडीमियम की। नियोडीमियम को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसको हमने लेबल कर लिया, लेबल करने के बाद हमने एक्चुअली ये हमने सैम्पलिंग की है, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि आपकी सैम्पलिंग में किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन ना हो। सैम्पलिंग के लिए अगर आपने एनडी का मॉलिक्यूल चूज़ किया है तो ये मॉलिक्यूल किसी और के साथ मिलके या एनडी का एलिमेंट किसी और के साथ मिलके कोई और केमिकल रिएक्शन ना दे सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं तो सारी की सारी हमने देखनी होती है ताकि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो मीनिंगफुल हों, मीनिंगलेस ना हो। ये सारी की सारी बच्चे यहाँ पे डिटेल में एरोसोल्स के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, ट्रेसर्स के बारे में बताया हुआ है, ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे मेथड्स की बात की होगी कि जब हमने ट्रेसर मतलब नियोडीमियम का जो एलिमेंट था उसको आइसोटोप लेबलिंग कर ली, उसको चूज़ कर लिया। अब हमने एक प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है, जिसके लिए हम जिसके थ्रू हमने डिटेक्ट करना है कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। उसमें यहाँ पे दो जो हैं प्रोसेस या दो मेथड्स हैं उनका मैंने एनालिसिस किया हुआ है। हम बच्चे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री भी कर सकते हैं या मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो थर्मल आयोनाइजेशन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री भी कर सकते हैं या मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। एक मैं लिखती हूँ MS, इट इज़ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। दूसरा मैं लिख रही हूँ TIMS, थर्मल आयोनाइजेशन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। अगर हम सिर्फ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ करें तो ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। ये इसलिए इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, अभी आप लोगों ने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री बहुत डिटेल से पढ़ा नहीं है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इसलिए बच्चे इतना नहीं है कि इसमें आपको एक्चुअली इसमें होता क्या है। बहुत मैं आसान करके आपको समझा देती हूँ। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में आपको इस तरह की पीक्स मिलती हैं, और ये जो पीक मिलती है ना, ये एक पर्टिकुलर आयन की या एक पर्टिकुलर कंपाउंड की पीक मिलती है। आपके पास इस तरह का ग्राफ मिलता है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखें, इस तरह का ना आपको एक ग्राफ से मिलता है। जब हम इस ग्राफ को बहुत डिटेल से स्टडी करते हैं ना, हमें पता चल जाता है अच्छा ये तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के लिए पीक आई है, ये H2O के लिए आई है, ये C2 2 कार्बन्स के लिए आई है, ये 4 कार्बन्स के लिए आई है। इस तरह करके आपको पीक्स मिलती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, अगर हम सिर्फ मैथ्स को अगर इस एनालिसिस के लिए पर्टिकुलरली यूज़ करें, इसमें प्रॉब्लम हमारे पास ये आया कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये दो पीक्स एक जितनी आ गई हैं, तो हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे थे क्या ये सेम मॉलिक्यूल्स के लिए या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। समझ आ गई है, ये एनडी के कौन से एटॉमिक मास के लिए, हमें ये नहीं पता चल रहा था। तो उसके लिए बच्चे फिर हमने एक पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ की जो कि थर्मल आयोनाइजेशन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है। यहाँ पे ये डिफरेंस बताया गया है क्योंकि ये दोनों आइंस में अगर वो दोनों डिफरेंट आइंस हैं, दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये हमें उन दोनों आइंस के अंदर बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके बता रहा था। तो सैम्पलिंग में आपने ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। ये मैंने पर्टिकुलर एग्जाम्पल करके भी आपको समझा दिया है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है प्रेपरेशन। सैम्पल प्रेपरेशन होता है कि जिसमें आप आपका जो भी आपका सैम्पल है उसको आप एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं जिसके लिए केमिकल एनालिसिस करना बहुत आसान हो, ठीक है। हम उसको एक ऐसी फॉर्म के अंदर एक ऐसी सिचुएशन उसके ऊपर मेथड यूज़ करते हुए एक ऐसा उसका कंपाउंड में चेंज कर देते हैं कि उसके ऊपर आप किसी भी किस्म का केमिकल एनालिसिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको कहते हैं सैम्पल प्रेपरेशन। इसमें भी अगेन बहुत ध्यान रखा जाता है एनालाइट की कंसनट्रेशंस का, एनालाइट के वॉल्यूम का। कोशिश ये की जाती है कि जितनी कम कंटेमिनेशन हो सके, जितनी कम इम्प्योरिटीज़ उसके साथ आ सकें उतनी आएँ, क्योंकि उससे अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उससे आपको प्योर रिजल्ट्स मिलेंगे, उससे सिर्फ पर्टिकुलर आपके जो सैम्पल ऑफ इंटरेस्ट है
उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, बाकी चीज़ों के नहीं मिलेंगे। ये यहाँ पे मैंने एक जनरल सी चॉकलेट बार की एग्जांपल दिया है विच इज़ ईजिएस्ट वन, विच इज़ सैम्पल प्रिपरेशन कंसिस्टेड। अगर आपने चॉकलेट बार है उसको स्टडी करना है, आप क्या करेंगे, चॉकलेट बार है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, आप उसमें से फैट्स जो है उसको निकाल दें और बहुत सारे एनालाइट्स को निकाल दें। क्यों? क्योंकि फ़ैट जो वो इंटरफेरेंस कॉज कर सकते हैं आपकी जो प्योर चॉकलेट है उसके साथ। अगर चॉकलेट, चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी मैं देती हूँ। चॉकलेट के एक्चुअली आपको, अगर आप इसको कभी आपने इसको देखा हो इंडस्ट्रीज़ में चॉकलेट बनती कैसे, तो एक कोको जो है वो ट्री होता है, ठीक है, वहाँ से वो आपको, ये ज़्यादातर ब्राज़ील या आपको नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ में ये मिलता है आपको, वहाँ से चॉकलेट वो लेते हैं रॉ फॉर्म में, फिर वहाँ से चॉकलेट बनाते हैं। इसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क या ऑयल या घी, और फिर वहाँ से चॉकलेट बनती है। तो अगर हमने प्योर चॉकलेट की हमने प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास प्योर चॉकलेट ऐसे अवेलेबल होती नहीं है, क्योंकि आपके पास जो आपकी मार्केट्स में आती है, जो आप खाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर मिल्क है, बटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने प्योर चॉकलेट की प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो आप नहीं देख सकते। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एनालिसिस, एक टेक्निक यूज़ करें कि सारे का सारा फ़ैट रिमूव कर दें। उस फैट में चाहे वो क्रीम से फैट गया है या घी से गया है या ऑयल से गया है या किसी भी चीज़ से गया है, तो वो फैट एक साइड पे आ जाएगा, आपके पास ऑलमोस्ट प्योर चॉकलेट आ जाएगी। आप उस चॉकलेट के ऊपर अपना जो बाकी का एनालिसिस है वो कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपने अपने सैम्पल को एक ऐसी प्योर फॉर्म में चेंज करना है जिससे आप उसकी पर्टिकुलरली सिर्फ अपने सैम्पल ऑफ इंटरेस्ट की आप प्रॉपर्टीज़ जो है उसको पता कर सकें। एनालिसिस है बच्चे, अगेन एनालिसिस, आपने उसका कंप्लीट एनालिसिस इन अ फिजिकल वे एंड इन अ केमिकल वे पता करना है। उसके ऊपर आपके क्या उसके क्या मास है, उसका क्या वॉल्यूम है, उससे क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, उससे क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, ये सारे के सारा एनालिसिस में आ जाता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी वो किन पर्टिकुलर रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, किन पर्टिकुलर कंडीशंस पे वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इट ऑलवेज कम्स या इट ऑल्सो कम्स अंडर एनालिसिस। फिर आपने जो भी आपके पास रिजल्ट्स आते हैं आप उनको रिपोर्ट करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, फिर वहाँ से आप कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और आप कंक्लूजन ड्रॉ करके कहते हैं कि ये सारे का सारा हमने स्टेप्स किए हैं और उसके बाद हमारा ये प्रोसीजर ये कहता है या हमारी ये इंटरप्रिटेशन ये कहती है या हमारा एनालिसिस ये कहता है कि अगर इस चीज़ को इस तरह यूज़ किया जाए या इसको इस तरह ना यूज़ किया जाए तो इससे ये चीज़ें इस तरह हो सकती हैं। ठीक है, यही जो एग्जांपल मैं आपको पीछे दे रही थी, अगर इसी एग्जांपल को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे ND 148 फॉर एग्जांपल हमने लेबल किया है। मैं 147 की आई थी, यहाँ पे इन्होंने 148 का है। आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं। 148 था, उसको जब एक कोल इंडस्ट्री थी, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 100 मेगावाट कोल यूटिलिटी बॉयलर। जो बॉयलर्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, उनके कोई भी 100 भी होते हैं, 1000 मेगावाट तक भी होते हैं, 200 के भी होते हैं। इट डिपेंड्स कि कौन सी इंडस्ट्री है। वहाँ से जब वो चेक किया गया और उसका रिलीज टाइम भी चेक किया गया, उसको ट्रेस किया गया 148 ND को, 148 एटॉमिक मास ऑफ नियोडीमियम। जब इसको किया गया तो उसकी 3, फॉर एग्जांपल आप ये लगा लें कि 20 किलोमीटर के फासले पे इंडस्ट्री है, 20 किलोमीटर के बाद यूनिवर्सिटी है। तो हमने क्या किया, हमने 20 किलोमीटर एक यूनिवर्सिटी से सैंपल लिया, एक और 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चले गए, वहाँ से सैंपल लिया, फिर साउथ की तरफ चले गए, वहाँ से सैंपल लिया, फिर 10 किलोमीटर पे सैंपल लिया, फिर 30 किलोमीटर पे सैंपल लिया, इसी तरह नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट में। ठीक है, और वहाँ से हमने पता किया कि कहाँ कहाँ ND प्रेजेंट है। जहाँ जहाँ ND प्रेजेंट था, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल अगर 20 किलोमीटर तक ND प्रेजेंट था और 20 के बाद कहीं भी ND का कोई हमें एलिमेंट नज़र नहीं आया, इसका मतलब है कि मैक्सिमम रीच पॉल्यूटेंट्स की वो 20 किलोमीटर तक ही है। तो ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट आ गया कि अगर इंडस्ट्री जो है वो इस तरह 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तो उसके पॉल्यूटेंट्स जो है वो मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक ही आएंगे, इतने ही डिस्टेंस तक आ सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट तकरीबन सेफ़ हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हिसाब से एक एग्जांपल कराई है। ये अगेन बच्चे स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह भी कर सकते हैं। सैंपल है, आपने उसको कलेक्ट किया, प्रिपेयर किया, उसके ऊपर केमिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसीजर्स किए, यहाँ पे आप सेपरेशन करते हैं। ये है जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में आपको कोई रिजल्ट मिलता है, आप उनको मेजर करते हैं क्या आया है, आप डाटा प्रोसेस करते हैं, रिजल्ट करते हैं, फिर आप उनसे कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आप वो इन्फॉर्मेशन सबको प्रोवाइड करते हैं। द लास्ट टॉपिक इज़ एप्लीकेशंस। इसकी मैंने ऑलरेडी आपको क्लिनिकल एनालिसिस और इन्वायरमेंटल उसमें बता चुकी थी, यहाँ पे मैं दोबारा बता देती हूँ। अगर फार्मेसी की हम बात करें तो सेल्फ लाइफ ऑफ कंपाउंड के बारे में बताता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था
कि सेल्फ लाइफ का मतलब है कोई मेडिसिन कितने टाइम तक यूज़ हो सकती है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब कब यूज़ करनी है, किस कंडीशंस में रखनी है, उसको कोल्ड इन्वायरमेंट देना है या उसको हॉट इन्वायरमेंट देना है, उसमें मॉइस्चर उसके पास उसको रखना है या मॉइस्चर से दूर रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें किसके थ्रू पता कर सकते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू या एनालिटिकल टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए। अच्छा, अगर यहाँ पे फूड की बात करें, एडल्ट्रेशन की, अगेन फार्मेसी की बात कर लेते हैं। फार्मेसी में एडल्ट्रेशन ना हो किसी किस्म की। एडल्ट्रेशन होता है बच्चे मिलावट, उर्दू में इसको मिलावट कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें जो उसको इम्प्योरिटीज़ एज ए इम्प्योरिटीज़ एक्ट करेगी और आके मेडिसिन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसमें डर्ट आ सकती है, उसमें मेटल्स आ सकती हैं, ठीक है, ये कंटेमिनेशन कर सकती हैं। ये कैसे, और अगर कंटेमिनेशन हो गई है तो पता कैसे चलाना है कि कंटेमिनेशन हो गया? कोई मेडिसिन किसी जगह पड़ी है, आपको नहीं पता चल रहा कि कंटेमिनेशन हुई है कि नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि विजिबली उसके अंदर या आप कोई चीज़ नहीं देख सकते। तो कंटेमिनेशन हो गई है, ये कैसे पता चलाना है? एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स बताएंगी। कितनी कंटेमिनेशन हुई है ये पता चलाना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स बताएंगी, ठीक है। कौन सी चीज़ ने कंटेमिनेशन कॉज की है ये कैसे पता चलाना है? एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स करेंगी। अगेन द लास्ट थिंग इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज़। आपने अगेन वही बात है, आपने टैबलेट है उसका क्या साइज़ होगा, उसके अंदर क्या क्या, उसका अगर कैप्सूल है उसका कितना साइज़ होगा, उसका कितना वॉल्यूम रखना है उसके अंदर, कैप्सूल के अंदर मेडिसिन का किस चीज़ से, कैप्सूल का आउटर शेल किस चीज़ से बना हुआ होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती हैं। ये बहुत सिंपल से उसके यूजेस हैं जो लिखे हुए, इसके आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर में देखा जाए तो वाटर टेस्टिंग है, सॉइल टेस्टिंग है, सॉइल एस्टिक हो गई है, सॉइल बेसिक हो गई है, सॉइल क्रॉपिंग हम देखते हैं, इसके अलावा लीचिंग अक्सर हम देखते हैं, लीच हो जाती है, वाटर बहुत ज़्यादा सीप आउट कर जाता है और सीप इन कर जाता है सॉइल में। ये सारी की सारी चीज़ें, वाटर की प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है, ये सारी एग्रीकल्चर में आ जाती हैं। क्रॉप है, कोई क्रॉप एकदम से डिस्ट्रॉय हो गई है, कोई पेस्टिसाइड्स हैं, अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर की बात है, आई थिंक इट वाज मई, जहाँ तक मुझे याद है, लोकस्ट ने कराची में बहुत ज़्यादा, सिंध वाले पूरे एरिया, कराची तो कम था, कराची के अलावा बाकी वाला सीन जो था बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था लोकस से, ठीक है। तो लोकस ने वो, अगर हमने उसके बारे में पता कराना है कि एकदम से क्रॉप क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है, अगर हमें पता नहीं चल रहा, तो वो एनालिटिकल टेक्निक्स आपको बहुत डिटेल से उसके बारे में बताती हैं। इन्वायरमेंट की मैं आपको ऑलरेडी पूरी एग्जाम्पल करा चुकी हूँ। इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है, कितनी पोल्यूशन है, कहाँ तक पोल्यूशन है, क्यों पोल्यूशन है, कौन सा मॉलिक्यूल पोल्यूशन कॉज कर रहा है, कौन सा पर्टिकुलर आइसोटोप पोल्यूशन को कॉज कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें एनालिटिकल केमिस्ट्री बताती हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी रिसर्च, अगेन वही बात है क्लिनिकल एनालिसिस की। आपने जब भी इसका मेडिकल रिसर्च कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी कर रहे होते हैं, तो बच्चे आप जो है टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उन टेस्ट के थ्रू जो रिजल्ट्स आते हैं वो सारे के सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं। वो रिजल्ट्स आपको बहुत एफिशिएंट रिजल्ट्स होते हैं और आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट से मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सारे का सारा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। आई होप सो कि हमने मैक्सिमम एरियाज़ कवर कर चुके हैं। ये एक बहुत वाइड ब्रांच है, इतनी वाइड ब्रांच है कि इतना बहुत इसको शॉर्ट करके मैंने आपको बताई हैं और कुछ मैंने आपको एप्लीकेशंस अभी तक बताई हैं। इसको अगर हम कवर करना चाहें 1-2 लेक्चर तो बहुत ही कम है, एक पूरा कोर्स इसके ऊपर किया जा सकता है कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ये जितनी मैंने आपको टाइप्स अभी तक कराई हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप नहीं है, एक्चुअली एक पर्टिकुलर कोर्स है, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो हम ये करते हैं, ठीक है। और जब आप ये करते हैं, जब आप ये पढ़ते हैं, ये इट्सेल्फ एक आपको ऐसा लगता है कि शायद ये एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि हर टॉपिक, हर चीज़, हर इंस्ट्रूमेंट इतना डिटेल्ड है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स हैं उसमें इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। आई होप सो कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा लेक्चर। हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।